ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा इलाका पिछले एक हफ्ते से एक अलग तरह के खौफ में जकड़ा हुआ है। पिछले एक हफ्ते से सिर्फ वहां के लोगों को ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया की सरकार और वहां के प्रशासन की नींदें भी उड़ी हुई हैं। और यह सब हो रहा है एक छोटे से कैप्सूल की वजह से। वैसे तो यह कैप्सूल आकार में उंगली के नाखून से भी छोटा था, लेकिन इसकी दहशत इतनी बड़ी थी कि करीब 14 किलोमीटर के इलाके में अलर्ट जारी करना पड़ा। हालांकि बाद में लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद किसी तरह से इसे ढूंढ निकाला गया। दरअसल यह कैप्सूल कोई ऐसा वैसा कैप्सूल नहीं था, यह एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल था और ऑस्ट्रेलिया के किम्बरले से पर्थ ले जाते वक्त रास्ते में यह कहीं गिर गया था। यह कैप्सूल 12 जनवरी को पर्थ के लिए रवाना किया गया था, लेकिन पर्थ पहुंचने के बाद 25 जनवरी को जब इसे इंस्पेक्शन के लिए खोला गया तो जिस बॉक्स में इसे रखा गया था वो टूटा हुआ मिला और उसके अंदर मौजूद यह कैप्सूल भी गायब था। 8 मिलीमीटर लंबे और 6 मिलीमीटर चौड़े इस कैप्सूल में कैल्शियम 137 नाम का रेडियो एक्टिव तत्व भरा था और इससे लगातार ताकतवर रेडिएशन निकल रहा था। और अगर कोई इंसान इसके आसपास भी आ जाता तो उसे भी नुकसान पहुंच सकता था, क्योंकि इसका रेडिएशन इतना ताकतवर था जैसे 1 घंटे के अंदर किसी के 10 एक्सरे कर दिए जाएं। यही नहीं, अगर ये रेडियो एक्टिव कैप्सूल गलत हाथों में लग जाता तो ये और भी खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए इसे ढूंढने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। सेना उतारने के साथ न्यूक्लियर एक्सपर्ट की टीमों को भी इसे खोजने के काम में लगा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि जिस रास्ते से इसे ले जाया गया था वो 1400 किलोमीटर लंबा था और इतने बड़े रास्ते में एक नाखून जितने छोटे कैप्सूल को खोजना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से कम मुश्किल नहीं था। हालांकि इस काम में रेडिएशन को पकड़ने वाले खास तरह के उपकरणों की मदद भी ली गई और आखिरकार इसे सड़क किनारे कचरे के ढेर से ढूंढ निकाल लिया गया। Pleased to announce that a short time ago, a missing radioactive capsule was located by emergency services. We discovered about 11 a.m. this morning. The Department of Fire and Emergency Services has led a relentless search over the past 6 days. Their investigation led to the rapid establishment of the search and the search area, and today's result has vindicated that work. When you consider the scope of the research area, locating this object was a monumental challenge. The search groups have quite literally found the needle in the haystack. The capsule was located just south of Newman on the Great Northern Highway. It was 2 metres from the side of the road. The vehicle that identified it was travelling at 70 kilometres per hour when the specialist detection equipment picked up radiation emitted by the missing capsule. The search team then used portable detection equipment to locate the capsule. इस कैप्सूल के अंदर जो कैल्शियम 137 नाम का तत्व मौजूद था वो बीटा और गामा किरणें छोड़ता है और इस तरह के कैप्सूल का इस्तेमाल कई तरह के उद्योगों में मटेरियल की डेंसिटी नापने के लिए किया जाता है। हालांकि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसे खास तरह के बॉक्स से ही ले जाया जा सकता है और इस पूरे दौरान सुरक्षा के नियमों का पूरी तरह से पालन करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन शायद इस मामले में यह नहीं हो पाया और रास्ते में बॉक्स टूटने की वजह से कैप्सूल रास्ते में ही कहीं गिर गया और जब तक ये मिला नहीं, ऑस्ट्रेलिया की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की सांसें हलक में अटकी रही। जाहिर है कि अगर ये कैप्सूल नहीं मिलता या ये लीक हो जाता तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होते, क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्व 10 या 20 वर्षों तक ही नहीं, सैकड़ों वर्षों तक खतरनाक रेडिएशन फैलाते रहते हैं। और ये विकिरण कितना खतरनाक हो सकता है ये हम जापान के हिरोशिमा, नागासाकी और मौजूदा यूक्रेन के चेरनोबिल में देख ही चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी एक ऐसा ही मामला सामने आ चुका है। यह घटना आज से करीब 57 वर्ष पहले की है। वर्ष 1965 में शीत युद्ध का दौर था और उस वक्त दुनिया अमेरिका और सोवियत रूस के बीच बटी थी। लेकिन इस वक्त चीन ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया। अमेरिका चीन की इस गतिविधियों की निगरानी करना चाहता था, लेकिन उसके पास इसके लिए ना तो इतने ताकतवर सैटेलाइट थे और ना ही चीन के उस इलाके में उसके जासूस। ऐसे में उसने भारत से मदद मांगी। भारत और अमेरिका ने चीन की जासूसी के लिए खास मिशन शुरू किया। इसे ऑपरेशन हैट का नाम दिया गया। इस बेहद
क्लासिफाई मिशन के तहत उत्तराखंड की नंदा देवी को चुना गया, क्योंकि नंदा देवी उस वक्त भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी और वहां से सीधा चीन के उस रेगिस्तान में सीधी नजर रखी जा सकती थी जहां वो अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा था। चीन की जासूसी के लिए नंदा देवी में खुफिया डिवाइस लगाई जानी थी और इसमें 8 से 10 फीट ऊंचा एंटीना और 2 ट्रांस रिसीवर और इन्हें पावर देने के लिए इनके साथ एक खास किस्म का न्यूक्लियर जनरेटर अटैच किया गया था। इस जनरेटर में फ्यूल के तौर पर प्लूटोनियम के कैप्सूल्स यूज किए जाते थे। अक्टूबर 1965 में भारतीय सेना की अगुवाई में एक टीम नंदा देवी चोटी के करीब तक पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही मौसम खराब हो गया और टीम के सदस्यों की सुरक्षा को देखते हुए टीम लीडर ने यह खुफिया डिवाइस और न्यूक्लियर जनरेटर वहीं छोड़कर वापस लौटने का फैसला लिया। बाद में अगले ही वर्ष गर्मियों में इस जनरेटर को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला और तब से ये राज हिमालय की चोटियों में दफन है। पर्यावरण प्रेमियों के साथ साथ राजनेता भी सरकार से इस जनरेटर को खोजने की मांग करते रहे हैं, क्योंकि लंबे वक्त तक इस बात का डर बना रहा कि कहीं अगर न्यूक्लियर जनरेटर के अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव तत्व लीक हो गए तो वो ग्लेशियरों से निकलने वाली छोटी छोटी नदियों के जरिए गंगा और यमुना जैसी नदियों में पहुंच सकते हैं और वो पूरे पानी को प्रदूषित कर सकते हैं। देश, खास करके उत्तर भारत की एक बड़ी आबादी उत्तराखंड के ग्लेशियरों से निकलने वाली इन नदियों के पानी के भरोसे है और ऐसे में अगर कहीं इस पानी में रेडियो एक्टिव विकिरण मौजूद होता तो उसके होने वाले नुकसान का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। हालांकि इस पूरे इलाके में ऐसे किसी विकिरण की आज तक कोई जानकारी नहीं मिली और ना ही उस न्यूक्लियर जनरेटर का ही अब तक कोई पता चल पाया।